नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मुंबई के स्टूडियो से और आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में सरकार के फैसले की, जो एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की एक नई विंडो या नई खिड़की खुल गई है। मेडिकल शिक्षा में अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होगा। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा और आर्थिक आधार पर 10% कोटा है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स में भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण गरीब तबकों के लिए होगा। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होगा। ये इसी साल से एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस, एमडीएस और डिप्लोमा कोर्सेज में लागू होगा। इसका फायदा करीब 4000 ओबीसी छात्रों को होगा और 1550 आर्थिक तौर पर कमजोर, हो सकता है अगड़ी जाति के लोगों को भी हो। तो बड़ा सवाल है कि क्या आरक्षण के मुद्दे पर, इस किस्म के आरक्षण के मुद्दे पर लगातार दबाव में थी केंद्र सरकार, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण भारत में डीएमके की जो पार्टी है उसने अदालत में गई हुई थी और लगातार मांग कर रही थी और इसको लेकर केंद्र की सरकार को भी लगातार जवाब मांगे जा रहे थे। और उसके बाद केंद्र की सरकार ने वहां पर ये कहा था कि हम कोई एक फार्मूला लेकर आ रहे हैं और उस फार्मूले के बाद ही ये एक नया फार्मूला आया है जिसमें 10% आरक्षण की बात है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक जो नज़र से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए। तो इस मसले, इस आरक्षण का क्या असर होगा भारत में और छात्रों पर, इसको समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर शकील अंसारी हैं, पूर्व सदस्य हैं ओबीसी आयोग के। अशोक भारती साहब हैं, चेयरमैन हैं अंबेडकर महासभा के। और शुभम शर्मा हैं, अध्यक्ष यूथ फॉर इक्वलिटी के। इन तीनों से अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आरक्षण है ये केंद्र की सरकार ने दबाव में दिया है। बहुत दिनों से ओबीसी समाज, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके कई सारे संगठन दबाव बना रहे थे कि ये आरक्षण लागू होना चाहिए। तो क्या ये एक जीत है और इससे फायदा अब किन किन को मिलेगा? क्या अगड़ी जातियां के जो लोग हैं, जो पीजी में एडमिशन को लेकर, इस आरक्षण को लेकर क्या वो एक राय हैं और इसको लेकर क्या बाकी के लोग भी एक राय हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर शकील अंसारी से बात करते हैं। अंसारी साहब, आप ये जो फैसला आया है इसको किस तरीके से देखते हैं और इससे क्या आप ये मानते हैं कि ये एक पुरानी लड़ाई थी जिसका हल बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, क्या ये कह सकते हैं? आपने सवाल और उसके जवाब दोनों बहुत अच्छे से, हुस्न उसलूबी से दे दिया है कि देर आए दुरुस्त आए, ये पुराना मुहावरा है। लेकिन असल है कि देर आने से काफी नुकसान हो गया। कम से कम 4000 ओबीसी के छात्रों का नुकसान पर ईयर के हिसाब से मिनिमम 3 साल तक ये नुकसान हुआ है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि 12-14 लाख हजार छात्रों का मेडिकल में नुकसान हुआ। लेकिन चलिए, अब उसको हम सही मान लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, जो आर्थिक तौर पे पसमानदा है उनके रिजर्वेशन जब किया है सरकार ने, तो उसमें देर नहीं करती है, उसमें बड़ा जल्दी में सारे फैसले लिए जाते हैं। पहले भी इससे पहले फैसले लिए गए, लेकिन अब सरकार जो है बहुत देर लगाती है जब ओबीसी या दलित समुदाय के मुतालिक कोई फैसले करने होते हैं। और आपने देखा कि ये सरकार जो है बड़ी मजबूरी के साथ ये एक्सेप्ट करती है। आज सबसे बड़ा इशू है कि जो सेंसस हो रहा है, वो सेंसस में ओबीसी समुदाय की भी गणना हो, जो जातीय आधार पर 31 के बाद आज तक नहीं हुआ है। जब तक ये गणना नहीं होगी, ये सारे बेइंसाफी होती रहेगी, उनके साथ इंसाफ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आपके पास कोई एक्चुअली आपके पास डाटा नहीं है जिस डाटा के बेस पर आप किसी को भी इंसाफ देने की, कानूनी तौर पे आप ओबीसी को 27% देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम कमीशन में थे, हम लोगों ने जब एनालिसिस किया था, तो अभी इतने दिन 92 के बाद, रिजर्वेशन के बाद बीतते हुए, लेकिन सरकारी एम्प्लॉयमेंट अभी टोटल 12%, 27% के अगेंस्ट हो पाया है। तो ये देखिए, ये इंसाफ एक तरह का ये है कि जब तक दिल से आप कोई चीज नहीं आप देना चाहें, वो मिल नहीं पाएगा। अधिकारी हैं वहां, कोई ना कोई किसी तरह के कुछ बहाने लगा देते हैं और ये सिलसिला इतना चलता है। जी बिल्कुल जी। तो ये सिलसिला इतना चलता बिल्कुल है। अंसारी साहब, मैं शुभम को लेके आ रहा हूँ, फिर अशोक भारती जी के पास भी चलेंगे। शुभम, आप
ये जो फैसला है आप लोगों की एक तरीके से, क्या आपको लगता है कि एक नई खिड़की खुली है आर्थिक आधार पर आरक्षण की? और इसमें बहुत सारे पेंच भी हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। उन लोगों की ये मांग है कि पीजी में क्या ये रिजर्वेशन के फायदे पहुंचने चाहिए, एमबीबीएस तक तो ठीक है। क्या आप लोग ये जो फैसला, सरकार का फैसला है, इससे आप लोग एक आंदोलन लगातार चला रहे थे, यूथ फॉर इक्वलिटी, आप लोगों की क्या राय बनी है सरकार के इस फैसले पर? क्योंकि मोदी सरकार इसको लेकर वाहवाही लूटना चाहती है। सर, पहले तो मैं एक चीज स्थिति साफ कर देना चाहता हूँ कि जैसे ये फोकस किया जा रहा है कि नीट में इससे पहले रिजर्वेशन नहीं था ओबीसी का, दरअसल ये बात झूठ है। सिर्फ 15% जो कोटा था ऑल इंडिया कोटा का, जिसको 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के लिए बेसिकली रिजर्व कर दिया था, उस 15% कोटे में फिर से इन्होंने 27% कोटा ओबीसी का दे दिया है। और ये अभी तक गुमराह कर रहे हैं सबको, लोगों को, कि जो है अभी तक ओबीसी का रिजर्वेशन नीट में था नहीं, ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात, आप रोहिणी कमीशन को लागू करने की कभी बात नहीं उठाते, जहां पर 1000 जातियां ओबीसी की ऐसी हैं जिनको आज तक कोई लाभ ही नहीं मिला रिजर्वेशन का। तो आप पहली बात तो ये दो तरफा जो आपकी पॉलिसी है कि आप रोहिणी कमीशन को मानते नहीं हो और मंडल कमीशन के पीछे पड़े रहते हैं। पहली बात तो 85% जो सीटें थी उसमें पहले से रिजर्वेशन फॉलो हो रहा था, ओबीसी रिजर्वेशन। जो 15% सीटें आई हैं उसमें ये फिर से सरकार ने वोट बैंक के लिए दिया है। तो अगर ये बोलना कि ओबीसी की सीट जा रही थी या बर्बाद हो रही थी, वो मेरिट थी, वो सबके लिए थी। उसमें इवन एसटी कैटेगरी के लोग आ सकते थे, ओबीसी का आ सकते थे और जनरल कैटेगरी के लोग आ सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि उसमें ओबीसी की सीट जो है ना गवा दी लोगों ने। जो मेरिट की सीट थी, जो 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके डायरेक्शंस में रिजर्व की गई थी, वो सिर्फ उस पे रिजर्वेशन नहीं था अभी तक। दूसरी बात, रोहिणी कमीशन की कोई क्यों नहीं बात करता, जहां पर 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। हम ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप मर्डर ऑफ मेरिट जो करते जा रहे हैं धीरे धीरे, आप हायर एजुकेशन में भी, चलिए आपने यूजी में दे दिया तो, लेकिन पीजी में तो कम से कम आपको कृपा करनी चाहिए थी मेरिट को देखते हुए कि 50% सीटें ऐसी हैं जहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, बच्चा चाहे परफॉर्म करके, क्योंकि आपने यूजी में उसको एक बेस दे दिया, आपने यूजी में उसको एडमिशन देके आपने एक बेस दे दिया है कि वो उस स्तर पे आ चुका है। उसके बावजूद आप पीजी में रिजर्वेशन दे रहे हैं। जी बिल्कुल शुभम, यूजी और पीजी का चक्कर है और इसको लेकर कई सारी आवाजें उठती भी हैं। भारती साहब, ये जो पीजी का मसला फंसा हुआ है, देखिए आपने शुभम को भी सुना, इसके पहले अंसारी साहब को भी सुना कि बहुत देर से आया हुआ फैसला है, इसमें ओबीसी के वर्ग का एक नुकसान भी हुआ है अब तक, लेकिन देर से लिया गया फैसला है। क्या आपको लगता है कि एक जो बात है वो फंसा हुआ है पेच पीजी को लेकर, कि ठीक है यूजी तक तो आप सबको दीजिए, बात बराबरी की वहां तक होनी भी चाहिए? देखिए, हमको ये समझना है कि पीजी में जाने वाले लोग कौन हैं। क्या पीजी में जाने वाले लोग नॉन डॉक्टर हैं? क्या वो नॉन मेडिकल कॉलेज के क्वालिफाइड लोग हैं? पीजी में डॉक्टर्स के केस के अंदर वही लोग जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी एमबीबीएस किया है और जो क्वालिफाइड मेरिटोरियस है। जब वो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड मेरिटोरियस हैं तो पीजी में आरक्षण रहे ना रहे, इसमें मेरिट का सवाल कहाँ आता है? इसका एक मतलब ये भी है कि जो शुभम जी कह रहे हैं या जो ज्यादातर एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि पीजी में आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो ये मानते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो क्वालिफाई करता है एमबीबीएस का एग्जाम, वो मेरिटोरियस नहीं होते। अगर दलित मेरिटोरियस नहीं होते, पिछड़े मेरिटोरियस नहीं होते, तो सवर्ण जाति के लोग कैसे मेरिटोरियस हो सकते हैं उस एग्जाम में? तो मुझे लगता है ये जो एक पूरा का पूरा गलत फहमी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा समाज में फैलाई जाती है, उसके बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो पीजी में जो दाखिले हैं उसका एक बड़ा आधार जो मेडिकल क्वालिफाई करके आए हैं, जो एमबीबीएस क्वालिफाई करके आए हैं, उन्हीं वही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई 12वीं के पढ़े हुए लोग नहीं है, उसमें कोई बीए एमए के पढ़े हुए लोग नहीं है, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो मेरिट की बोगी है, मेरिट की बोगी जो है, मेरिट क्या होता है? मेरिट होता है कि किस व्यक्ति ने कितनी ज्यादा मेहनत की। अगर कोई व्यक्ति इसके पास धन संपन्न है,
साधन संपन्न है वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़कर आ सकता है, लेकिन जो झोंपड़ी में रहता है, जो गांव में रहता है, जो देहात में रहता है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ी जाति हो, सवर्ण जाति, गरीब हो, वो इन मेरिट और ये जो इंस्टीट्यूशंस है उनसे कैसे वो compete करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये नंबर जो है वो मेरिट नहीं होती। मेरिट का मतलब होता है एफर्ट्स। शुभम, कौन व्यक्ति कितना प्रयास करके आए। भारती साहब, आपकी बात पे शुभम कुछ कहना चाहते हैं। जी शुभम, आप बोलिए। सर, ये बोल रहे हैं कि झोपड़ी में जो रहते हैं, जो जिनके पास धन नहीं है, तो ये एक तरह से आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं ना, रिजर्वेशन की। इन्होंने सामाजिक से, आप ये बताइए, अगर ओबीसी पिछड़े होते तो मैं एक डेटा देता हूँ, SC/ST एक्ट में 85% ओबीसी पे आरोप लगे हैं दलित उत्पीड़न के। तो अगर दलित उत्पीड़न ओबीसी ज्यादा कर रहे हैं तो वो सामाजिक तौर पे कहाँ पिछड़े हैं? नहीं, आप उसका गलत पैमाना पकड़ रहे हैं। देखिए शुभम, ये पैमाना आपका गलत है। हम बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की, आप उसको उत्पीड़न की बात तक लेके जा रहे हैं। देखिए उत्पीड़न तो एक वो आदमी भी कर सकता है जो 10 नंबर पे है, और वो 9 नंबर वाले का भी उत्पीड़न कर सकता है। उत्पीड़न जो है वो बहुत सारे आधार पे होता है। उत्पीड़न के आधार कई बार संख्या बल भी होता है, उत्पीड़न का आधार कई सारी चीजें होती हैं। तो आपके इस तर्क पर ना जाएं उत्पीड़न वाली बातें, क्योंकि उसमें बहुत सारी फिर पेचीदगियां हैं, पूरे समाज के अंदर बहुत सारी पेचीदगियां हैं। रिजर्वेशन देने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो सामाजिक स्तर या तो आर्थिक। बोलिए, आप अपनी बात की बात अशोक भारती जी कर रहे हैं, तो फिर इसमें ओबीसी रिजर्वेशन कहाँ से आया? अशोक भारती अगर नहीं, अभिषेक लेकिन आप ये भी तो मानिए कि ऑल इंडिया जो कोटा था उसके अंदर भी। जी अशोक, बोलिए आप। मैं शुभम जी को ये बताना चाहता हूं कि जिस मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे बात होती है, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अगर वो 12 क्राइटेरिया देखेंगे, उसमें सामाजिक क्राइटेरिया हैं, उसमें आर्थिक क्राइटेरिया हैं, उसमें तमाम डिस्टेंस के क्राइटेरिया हैं, बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया हैं। शायद उन्होंने मंडल आयोग के जो बेसिस हैं उसको पढ़ा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो जो रोहिणी कमीशन की बात कर रहे थे, रोहिणी कमीशन ने अभी तो उसको एक्सटेंशन ही मिल रहा है, एक्सटेंशन मिल रहा है। अभी उनकी रिपोर्ट आने दीजिए, उनकी पूरी रिपोर्ट आने दीजिए। और जो चीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उस एस्टेब्लिश बात को तो आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और जो चीज आई नहीं है उसके ऊपर आप आर्गुमेंट करना चाहते हैं। ये तो कोई न्याय वाली बात नहीं है। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने 15% सीटें सिर्फ मेरिट के लिए रिजर्व की थी, तो इसमें ओबीसी रिजर्वेशन देने का क्या महत्व था? 85% सीटों में पहले से सामाजिक न्याय हो रहा था। आप इसका जवाब मैं ये कह रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताइए, मैं एक मिनट मैं भी बीच में बोलना चाहता हूँ। सॉरी अभिषेक जी। जी अंसारी साहब बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्वेशन का जो फार्मूला है, रिजर्वेशन का जो फार्मूला है, उस फार्मूला के विपरीत यहाँ बातें हो रही हैं। जो मंडल कमीशन, इन्होंने जैसे बहुत बड़ी समाज के अंदर एक गलतफहमी है कि ये एक क्राइटेरिया इकोनॉमिक बेस का है। मंडल कमीशन या ओबीसी रिजर्वेशन का कोई भी फॉर्मूला इकोनॉमिक बेस नहीं है, ये समाज के अंदर पाए जाने वाली कमियों का बेस है। और दूसरी बात यह है कि जो समाज में जाति व्यवस्था है, जिसके आधार पर हम जुल्म और सितम सहते रहे हैं, जिनको हे दृष्टि से देखते हैं, जिनके आर्थिक परिस्थितियां भी कमजोर हैं, ये एक फार्मूला है। ये आमतौर पे कह दिया जाता है कि दूसरे बहुत मजबूत हैं, लेकिन मजबूत भी हो सकता है तो भी किसी बढ़मन का वो पैर ही छू सकता है, उसके साथ भी जुल्म और सितम हो सकता है, उसको बराबरी भी नहीं मिल सकती है। ये मंडल कमीशन के ओबीसी और जो दलित रिजर्वेशन का एक मेन इशू है। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को पता भी है। अंसारी साहब, बहुत लोगों को बहुत नहीं पता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक पॉइंट मैं कह के खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। दूसरी बात, इन्होंने अंसारी जी, मेरे पास बहुत बड़ा थोड़ी सी कमी है। एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी करूँ। एक सेकंड। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप 52% जो माना गया हो ओबीसी और 23% दलित कम्युनिटी, इनका आप इंसल्ट करते हैं जब ये कहते हैं इतनी बड़ी आबादी में 100 और 200 और 500 सीट के लायक भी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा समाज के अंदर इंसल्ट करना है और समाज को विभाजित करना है। थोड़ी सी वक्त की कमी आ गई है। अंसारी जी, मैं आपसे भी माफी चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका शुक्रिया, शुभम आपका भी शुक्रिया, अंसारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है।